नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद चैनल एएनबी न्यूज। मैं हूं आपके साथ संदीप तिवारी। अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने से आई बाढ़ में 3 महिलाओं समेत 15 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। वहीं इसमें करीब 48 श्रद्धालुओं के घायल होने की भी खबर है। इसके साथ ही कई यात्री अभी लापता भी हैं। वहीं अभी भी उत्तराखंड के कई तीर्थ यात्री भी प्रभावित इलाकों में फंसे हुए हैं। वहीं इसी को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि उत्तराखंड के लोग भी अमरनाथ के बादल फटने से प्रभावित इलाकों में फंसे हुए हैं। हम उन्हें बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। वहीं उन्होंने बताया कि मैंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उनके एलजी मनोज सिन्हा से भी अनुरोध किया है ताकि उन्हें हर संभव मदद पहुंचाई जा सके। वहीं सीएम धामी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से इस मामले को लेकर फोन पर भी बात की है। अमरनाथ में जो भी हताहत हुए हैं, मैं उन सभी के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूं कि भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके पारिवारिक जनों को ये असमय जो दुख आया है, इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। और साथ में जो लोग फंसे हैं, यहाँ उत्तराखंड के भी लोग हैं, उन सभी को निकालने के हम हर स्तर से प्रयास कर रहे हैं। माननीय गृह मंत्री जी से भी मैं इस पर अनुरोध करूंगा और साथ में वहाँ के राज्यपाल से भी, उनसे भी, कि जल्दी से जल्दी उनको निकाला जाए। हर संभव जो भी सहायता वहाँ पर हो सकती है, उनको हर संभव सहायता दिलाने के लिए और उनका रेस्क्यू करने के लिए हम हर इसमें लगे हुए हैं कि जल्दी से जल्दी उन सभी। वहीं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल ने गैरसैंण को अस्थायी राजधानी बनाने की मांग उठाई है। अल्मोड़ा में प्रेस वार्ता करते हुए पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद कुंजवाल ने गैरसैंण को स्थायी जबकि देहरादून को शीतकालीन राजधानी बनाने की बात कही। बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कुंजवाल ने कहा कि बीजेपी सरकार ने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी तो बनाया, लेकिन सरकार सत्र के लिए एक ही दिन बैठी। इसके बाद सरकार का कोई भी मंत्री या अधिकारी गैरसैंण में नहीं बैठा। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल ने राज्य सरकार पर गैरसैंण के नाम पर पैसा बर्बाद करने का भी आरोप लगाया है। जो पिछली सरकारों ने जो निर्णय किया है, चाहे ग्रीष्मकालीन राजधानी का निर्णय किया हो, चाहे वहाँ विधान भवन बनाने का निर्णय किया हो और चीज़ को बनाने का निर्णय किया हो, जो बन चुका है, उसकी इस वर्तमान सरकार को कोई चिंता नहीं है और उसको इग्नोर करके ऊपर पैसा बर्बाद हो, ये सरकार चाह रही है। और मैं समझता हूँ ये हमारे विशेष रूप से जो राज्य बनाने की भावना थी उसके ठीक विपरीत भी है। उससे बहुत बड़ा नुकसान इस राज्य को होने जा रहा है। इसको मद्देनजर रखते हुए मेरी ये मांग है कि सरकार स्थायी राजधानी गैरसैंण को घोषित करे और वहाँ पर सचिवालय भवन के लिए पैसा मुक्त करके उसका निर्माण शुरू करे। और अगर बहुत आवश्यकी है, देहरादून में बहुत कुछ वहाँ बना हुआ है, रहना है, ये सोचते हैं, तो शीतकाल में अगर बहुत ठंडा पहाड़ में होता है तो शीतकाल के लिए वहाँ बना हुआ है, कुछ महीनों के लिए वहाँ देहरादून में जा सकते हैं। ये मैं विधानसभा में पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा की अध्यक्षता में राज्य के मान्यता प्रदत्त एवं हर गो सदनों की राजकीय अनुदान स्वीकृति किए जाने के लिए अनुदान चयन समिति की प्रथम बैठक की गई, जिसमें गोवंश को लेकर कुल उपलब्ध बजट प्राविधान लगभग 83 लाख को सदुपयोग करने की रणनीति बनाई गई है। आज हमारी एक अधिकारियों के साथ मीटिंग हुई है। हमारे गौवंश आयोग के अध्यक्ष जी थे, हमारे सचिव थे और समस्त अधिकारीगण थे, जिसमें ये फैसला हुआ है कि जो हमारे जितने भी हमारे साथ गौशाला उत्तराखंड में रजिस्टर हैं, लगभग 49 रजिस्टर्ड हैं उत्तराखंड सरकार के साथ, उनको हम पहले जानवर के रखरखाव के लिए 6 रुपये प्रति जानवर देते थे। अब उसकी हमने दाम बढ़ा के 6 रुपये से 30 रुपये कर दिया है। सरकार 5 गुना दाम बढ़ा रही है गौ रक्षा करने के लिए। और दूसरा एक हम समिति बना रहे हैं, ग्राम गौ सेवक स्कीम हम लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसमें हम 4 से 5 अगर ग्राम के लड़के मिलके 4 से 10 साल के बीच में अगर वो रखते हैं तो उनको भी सरकार जो है अनुदान देगी अपनी तरफ से और उनको रखरखाव करने के लिए, पालन पोषण करने के लिए सरकार उनको मदद करेगी। तीसरा, हम हर टोटल में 12.5 लाख रुपए के आसपास
13 के 13 जिलों को देने जा रहे हैं, जिसमें जो कि गौ रक्षक के लिए है, ताकि जो गौवंश हो रहा है, जो गायों को लोग उठा के ले जा रहे हैं, उसको बचाने के लिए हर जिले के हिसाब से हमने 12 लाख, मैंने टोटल में 12 लाख 13 जिलों का हमने अलॉट किया है, ताकि पुलिस को और हमारे जो वहाँ के कर्मी हैं उनको आसान हो जाएगा। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत उत्तराखंड में राज्यसभा सांसद नरेश बंसल के प्रयासों से राइजिंग उत्तराखंड थीम पर 3 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत देश ने विभिन्न क्षेत्रों में विगत वर्षों में जितनी प्रगति की है उन सभी का प्रदर्शन संस्थान के माध्यम से किया गया। प्रदर्शनी के अंतिम दिन कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने हर स्टॉल का निरीक्षण किया। रेखा आर्या ने कहा कि इस प्रकार की प्रदर्शनी उत्तराखंड में पहली बार प्रदर्शित की जा रही है। यह हम सबका सौभाग्य है कि सांसद नरेश बंसल के प्रयासों से इस प्रकार की प्रदर्शनी उत्तराखंड में पहली बार आयोजित की जा रही है, जिससे युवाओं को अत्यंत लाभ होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के 8 साल बेमिसाल रहे, जन जन तक विकास पहुंचा है, अंत्योदय के लक्ष्यों को पूरा करने का काम इस सरकार ने किया है। वहीं इस प्रदर्शनी के माध्यम से प्रदर्शित करने का काम राइजिंग उत्तराखंड से किया जा रहा है। आज हर तरफ विकास हो रहा है और उत्तराखंड को संवारने का काम भी केंद्र व राज्य सरकार द्वारा निरंतर किया जा रहा है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में जिस प्रकार का ये एग्जीबिशन यहाँ पर लगाया गया है, उसके लिए मैं अपने राज्यसभा सांसद बंसल जी का बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में जो कार्य किए जा रहे हैं, जिस प्रकार से भारत सरकार विभिन्न मंत्रालयों में एडवांस स्थिति में आए हैं, चाहे वो रक्षा के दृष्टिकोण से कह लीजिए, चाहे श्रमिकों के दृष्टिकोण से कह लीजिए, या हमारे जो अग्नि की जब समस्याएं पैदा होती है, कहीं आगजनी होती है, उस परिप्रेक्ष्य में क्या टेक्नोलॉजी आज हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, उस परिप्रेक्ष्य में कह लीजिए, अथवा किस प्रकार से हम स्वावलंबन की ओर बढ़ सकते हैं, और साथ साथ में जो स्वयं सहायता समूहों को किस प्रकार से भारत सरकार और राज्य सरकार प्रमोट कर रही है, उसको लेकर ये सारी एग्जीबिशन रखी गई है। निश्चित रूप से एक छत के नीचे विभिन्न विभागों का आना, विभिन्न मंत्रालयों का आना और उसके साथ में युवाओं का लगातार यहाँ पर आना और उस संदर्भी जानकारियाँ लेना और नई तकनीकी के बारे में जानकारी प्राप्त करना निश्चित रूप से सबके लिए बहुत उपयोगी रहा है। जानकारी मिली कि अब तक प्रतिदिन लोग जो है 10,000 के करीब यहाँ पर आकर देखते हैं, उसके विषय के बारे में जानते हैं, स्वयं को रजिस्टर्ड भी कराते हैं और निश्चित रूप से एक अच्छा आंकड़ा जो है ये देखने को मिला है कि लोगों ने जानकारियाँ भी ली और आगे। उधम सिंह नगर जिला मुख्यालय स्थित आपदा कंट्रोल रूम का निरीक्षण करते हुए डीएम युगल किशोर पंत ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। डीएम ने तहसीलवार बरसात की स्थिति का जायजा लिया। वहीं उन्होंने संबंधित अधिकारियों को कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों में हो रही बारिश से नदी नालों में जलभराव और जनपदों में हो रही बारिश से निपटने के लिए अपने पूरे संसाधनों के साथ अलर्ट मोड पर रहने को भी कहा और किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही न बरती जाए। क्योंकि हमारे जनपद में विभिन्न स्थानों पे रेन गॉजेस लगे हुए हैं, तो उससे हमें वर्षा की स्थिति पता लग जाती है। इसके अलावा जो पर्वतीय क्षेत्र है जहाँ का कैचमेंट का पानी उधम सिंह नगर जनपद में आता है, उस जगह के भी रेन गेजेस की इन्फॉर्मेशन हमें मिलती रहती है। तो उससे हम प्लान करते हैं कि क्या कोई ऐसा एरिया है जहाँ पे फ्लडिंग होने की संभावना है। तो क्योंकि हमारी बाढ़ चौकियाँ तैनात हैं और फील्ड में हमारे लोग मुस्तैद हैं, तो जहाँ कहीं भी इस तरह की स्थिति आएगी तो उसके लिए हम लोग अभी पूर्ण रूप से तैयार हैं। सर अधिकारी को क्योंकि अलर्ट पे रहने की स्थिति है, तो जितनी हमारी टीम्स हैं, तहसील की टीम्स हैं, थानों की टीम्स हैं, रेस्क्यू टीम्स हैं, वो अलर्ट मोड पे हैं। तत्काल फोन जाते ही व्यक्ति। शनिवार को सुबह शुरू हुई मूसलाधार बारिश के बाद हरिद्वार रोड पर पुरानी चुंगी से लेकर कोयल घाटी तक सड़क पानी से जलमग्न हो गई। इस दौरान वाहनों की लंबी लंबी कतार भी पानी की वजह से लगती हुई दिखाई दी। ज्योति विकलांग विद्यालय के साथ NH डोईवाला डिवीजन के द्वारा किए जा रहे नाला निर्माण में लापरवाही से एक युवक की जान पर भारी पड़ गई। आपको बता दें कि बाइक पर आ रहे युवक को पानी भरने की वजह से गड्ढा दिखाई नहीं दिया। नतीजा यह रहा कि युवक देखते ही देखते चलती बाइक के साथ गड्ढे में गिर गया। नज़ारा
देख आसपास के लोग बाइक सवार को गड्ढे से बाहर निकालने के लिए घटनास्थल की ओर दौड़े। तत्काल बाइक सवार को बाहर निकाल उसकी कुशल क्षेम पूछी। मामूली चोट आने पर बाइक सवार को पास के ही एक अस्पताल में भेज दिया गया, जिसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद लोगों ने गड्ढे में गिरी बाइक को बाहर निकाला। इस दौरान लोग लापरवाही बरतने के लिए NH डोईवाला डिवीजन के अधिकारियों को कोसते हुए नजर आए। NH का रोड चौड़ीकरण का कार्य चल रहा था, जिसमें नाले का भी कार्य किया जा रहा था। बारिश के चलते उस नाले के अंदर पानी भर गया और पानी भरने की वजह से एक हादसा, जो कि एक बाइक सवार व्यक्ति था, उस गड्ढे के अंदर जा पड़ा, जिसमें उसको गंभीर चोटें आई हैं और उसे आस पड़ोस के लोगों ने निकाल कर उसे राजकीय चिकित्सालय भेज दिया गया है। अगर बात करें NH की अधिकारियों की, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। वहीं मानसून के प्रवेश करते ही उत्तराखंड में बारिश और भूस्खलन का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। बारिश से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं मूसलाधार हो रही बारिश के कारण राज्य के सैकड़ों जगहों पर ब्रांच रोड, स्टेट हाईवे समेत नेशनल हाईवे पर भूस्खलन जारी है। ऐसे में मौसम विभाग ने 4 धाम यात्रा और पहाड़ पर सफर करने वालों को सतर्क रहने की सलाह दी है। वहीं राज्य का आपदा कंट्रोल रूम भी अब पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और राज्य के हर जिले की मॉनिटरिंग कर रहा है। आपदा प्रबंधन विभाग में ड्यूटी इंचार्ज DMS राणा ने बताया कि मौसम विभाग के अलर्ट पर जो भी सूचनाएं आ रही हैं, उसको सीधे जिलाधिकारी को कंसर्न किया जा रहा है। ये तैयारियां तो आपदा प्रबंधन विभाग से पूरी हैं। जनपदों में भी जो है समय समय पर अलर्ट जो है जैसे हमें प्राप्त होती हैं SCOC को, उसके संबंध में जो आवश्यक व्यवस्था करने के लिए निर्देश जारी कर दिए जाते हैं। जैसे आज आपका जो है 2-3 जनपदों में जो आपका बागेश्वर, पौड़ी, नैनीताल में जो है रेड अलर्ट की जो है सूचना जो है मौसम विभाग से मिली है, उसके संबंध में आवश्यक व्यवस्था करने के लिए कंसर्न डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और कंसर्न डिपार्टमेंट को जो है SCOC के स्तर पर जो है निर्देश दे दिए गए। सर अभी की एक सूचना है, कैनाल रोड पे एक मकान गिर गया है, जो अपडेट आया है सर? अभी 5-10 मिनट पहले कल गिरा है, 5-10 मिनट अपडेट आया कैनाल रोड, उसके रिगार्डिंग जो है। उत्तराखंड के जसपुर में लगातार सड़क दुर्घटनाओं का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, जहां एक तरफ कल शाम राष्ट्रीय राजमार्ग पर 74 पर कुंडा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गाड़ी अनियंत्रित होकर खेत में जा पलटी, जिसमें गाड़ी में सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं काशीपुर के अपर पुलिस अधीक्षक चंद्रमोहन सिंह ने बताया कि रामनगर की तरफ से एक गाड़ी तेज रफ्तार में आ रही थी, तभी कुड़ी थाना क्षेत्र में गाड़ी अनियंत्रित होकर एक खेत में पलट गई। वहीं गाड़ी में सवार लोग जनपद बिजनौर के धामपुर के बताए जा रहे हैं, जिन्हें उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया है, जहां से उन्हें हायर सेंटर भेज दिया गया है और उपचार किया जा रहा है। की तरफ से एक वाहन आ रहा था, जो कि संभवतः धामपुर के रहने वाले लोग उसमें सवार थे और कुंडा के पास उनकी जो गाड़ी है वो अनियंत्रित होकर नीचे खेत में चली गई। हाईवे थोड़ा ऊंचा है और वो उसमें सवार सभी लोग इंजर्ड हो गए। तो मौके पर पुलिस को सूचना मिली, तो मौके पर पुलिस गई और उनको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जसपुर तत्काल भेजा गया और अभी उनकी हालत ठीक है, कोई वैसे नहीं हुई है और चल रहा है। उनको वहाँ से संभवतः। वहीं जसपुर में बकरीद को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने के लिए प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। अपर पुलिस अधीक्षक चंद्रमोहन सिंह और कोतवाल जसपुर ने कुर्बानी स्थलों का निरीक्षण किया, साथ ही लोगों को शांति व्यवस्था बनाए रखने की भी हिदायत दी। वहीं अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि क्षेत्र में जितने भी ईदगाह स्थल और कुर्बानी स्थल हैं, वहां पुलिस मौजूद रहेगी। सभी को निर्देशित किया गया है कि कुर्बानी के बाद जो भी बचा हुआ सामान जाएगा वो पैक होकर जाएगा, ताकि रास्ते पर कोई अवशेष ना गिरे, ताकि कानून व्यवस्था की कोई स्थिति ना बने। वहीं सोशल मीडिया पर कोई भी व्यक्ति कुर्बानी का वीडियो ना डाले, इस बात की हिदायत दी गई है। इस जितने भी जो हमारे ईदगाह हैं और जहाँ भी नमाज पढ़ी जाएगी वहाँ पर पुलिस की ड्यूटी रहेगी। साथ ही जो है जो कुर्बानी स्थल हैं वहाँ पर भी ड्यूटी रहेगी। सभी को निर्देशित किया गया है कि जो भी सामान जाएगा कुर्बानी के बाद वो प्रॉपर पैक होके जाएगा, ताकि किसी भी तरह से रास्ते पे कोई अवशेष न गिरे और कोई कानून व्यवस्था की कोई स्थिति ना हो। सोशल मीडिया पर और बाकी कोई वीडियो या कोई फुटेज इस तरह का कोई ना रिकॉर्ड करेगा कुर्बानी का, ना कोई शेयर करेगा।
इसमें फिर इनके अगर कोई किसी ने इस तरह से कोई कार्रवाई की है तो उस पर कार्रवाई होगी। अगर किसी ने ऐसा कोई वीडियो शेयर किया तो उसमें फिर FIR होगी और तत्काल मुकदमा। वहीं उत्तराखंड के काशीपुर में बीजेपी कार्यालय गदरपुर विधायक अरविंद पांडे पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर वृक्षारोपण किया। वहीं उन्होंने कहा, कोरोना काल में जो ऑक्सीजन की वजह से जनहानि हुई है उन सबको ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने यहां संकल्प लिया है कि आपको बता दें कि प्रकृति का संरक्षण और संवर्धन करना हमारा दायित्व है। उन्होंने आगे कहा कि 16 जुलाई को हरेला पर्व मनाया जाएगा, जिसे ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने यह संकल्प लिया है कि प्रकृति के संरक्षण के लिए हम हर कदम उठाएंगे। तेईस जून डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बलिदान दिवस है। 6 जुलाई डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती है। और कोविड काल में जो ऑक्सीजन की वजह से जनहानि हुई है उन सबको ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प लिया है कि प्रकृति का संरक्षण संवर्धन करना है। और 16 जुलाई को हरेला पर्व मनाया जाता है, जो उत्तराखंड का लोक पर्व त्यौहार भी है। इन सब चीज़ों को जोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी ने यह संकल्प लिया है कि प्रकृति के संरक्षण संवर्धन और मानव जाति को शुद्ध ऑक्सीजन मिल सके। इस नाते वसुधैव कुटुंबकम की भावना से सबको ऑक्सीजन मिले, कोई हमारा अपना हमको खो के ना जाए। कोविड काल में जो ऑक्सीजन की कमी है जिसकी वजह से जनहानि हुई है वो अब ना हो, तो एक समाज में एक अच्छा संदेश देने के लिए और सबको प्रकृति से जोड़ने के लिए और विशेष तौर पर नई उम्र के बच्चों को मोटिवेट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प लिया कि हमारे जो बूथ के अध्यक्ष हैं, बूथ के पालक हैं, बूथ के संयोजक हैं और कितना भी बड़े से बड़ा कार्यकर्ता हो, छोटे से छोटा क्यों ना हो, सब लोग मिलके एक बूथ में कम से कम 20 पौधे लगाएं, जिससे कि प्रकृति का संरक्षण होगा और हम सब प्रकृति के निकट आएंगे। इस संकल्प के तहत आज भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने काशीपुर ब्लॉक में वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया। मैं स्थानीय सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दूंगा कि वहीं शुक्रवार की देर रात सड़क से गुजर रहे एक व्यक्ति को बाइक सवार युवक ने टक्कर मार दी, जिसमें युवक की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि बाइक सवार युवक भी घायल हो गया। मामले में कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया कि शुक्रवार की रात बगीचे से काम कर अपने डेरे पर लौट रहा विकास सड़क से जा रहा था। इसी बीच एक बाइक सवार युवक ने उसे टक्कर मार दी, जिसमें विकास की मौत हो गई। वहीं घटना में बाइक सवार युवक भी घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए अस्पताल लाया गया, लेकिन प्राथमिक उपचार के बाद उसकी हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया। वहीं मामले में मृतक का पोस्टमार्टम कराने के बाद पुलिस ने शव परिजनों को सौंप दिया है। कल एक विकास नामक व्यक्ति पर एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। उसका हमारे द्वारा शव को पुलिस के कब्जे में लेकर उसके लिए पोस्टमार्टम की हमारे द्वारा कार्रवाई की गई तथा परिजनों की तहरीर अभियुक्त के विरुद्ध इसमें अभियोग पंजीकृत करके बेचना होगा। ये मेरा भाई है, टांडा बादली डिस्ट्रिक्ट रामपुर खजे खेड़े का रहने वाला है। ये काम करके अपने डेरे पे जा रहा था। अपनी साइड में एक तेज़ रफ्तार बाइक वाले ने जो नशा करा हुआ था, लमसम उसकी 80 की स्पीड पे बाइक थी और नाबालिग है गाड़ी चलाने वाला, उसने उसको पीछे से टक्कर मारी और उसकी बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पौड़ी जिले के यमकेश्वर विधानसभा के विकास खंड द्वारी खाल से बड़ी दुखद खबर सामने आ रही है, जहां देर रात शाम को एक मैक्स सड़क से अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। इस हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए। वहीं मिली जानकारी के मुताबिक ग्राम सभा दावड़ क्षेत्र के अंतर्गत एक मैक्स वाहन जो कि दावड़ से सिमाल की ओर आ रहा था, तभी वाहन के सिमालू के निकट जैसे ही पहुंचा, वाहन में तकनीकी खराबी आ गई और वाहन सड़क से अनियंत्रित होकर नीचे गड्ढे में जा गिरा। वहीं इस घटना की सूचना मिलते ही मौके पर ग्रामीणों ने 108 को फ़ोन किया। इस घटना की सूचना दी, वहां से उन्हें लेकर अस्पताल के लिए रवाना हो गए। वहीं इसी बीच युवक ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। इस दुखद घटना के बाद परिवार में मातम छा गया है। वो तो जी रोड पे हम जब यहाँ से चलते हैं तो हमारे साथ में जितने लोग बैठे रहते हैं, हम एक आदमी तो ऐसा रहता है कि जिसने आगे से पत्थर उठा उठा के निकलना ही है, तब हमारी गाड़ी पीछे पीछे से। कई बार क्या होता है कि ऊपर से गाड़ी में पत्थर, आप भी देखोगे गाड़ी का भी बहुत बुरा हाल हो रखा है, गाड़ी इतनी बज रही है, वो सारी कच्ची रोड। कल एक गाड़ी गिरी हुई है, अगर ये रोड पक्की होती
और वहाँ बैरिकेड लगे होते साइड में तो वो गाड़ी नहीं गिरती। उसका कारण भी यही है गाड़ी गिरने का कि अगर ये बैरिकेड लगे होते साइड में तो शायद बचा भी लेता उस गाड़ी को। या क्या है? देखिए, तो इस बारे में तो कुछ बोला नहीं जा सकता है, लेकिन हाँ रोड भी ख़राब है। अब बाकी तो क्या टेक्निकल फॉल्ट था ये तो जो है हम क्लियर नहीं बोल सकते हैं, लेकिन रोड भी एक अहम मुद्दा है कि रोड का ठीक होना बहुत ज़रूरी है। कितने लोग सवार थे इस रोड दुर्घटना में? घटना हुई थी जब ये दुर्घटना हुई इसमें जो है ड्राइवर सहित 4 लोग सवार थे, जिनमें से कि एक की मौत हो चुकी है और 2 या 3 लोग घायल। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस वार्ता कर बीकेटीसी सदस्य द्वारा अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को झूठा और बेबुनियाद बताया है और भ्रष्टाचार के आरोपों पर अपनी सफाई दी थी। वहीं दूसरी ओर बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के सदस्य आशुतोष डिमरी ने गणेश गोदियाल पर पलटवार करते हुए कहा कि गणेश गोदियाल और पूरी कांग्रेस पार्टी हार से बौखलाई हुई है और उससे उभर नहीं पा रही है। साथ ही आशुतोष डिमरी ने इस पूरे प्रकरण की सिटिंग जज से जांच करने की मांग की है। आपको बता दें कि केदारनाथ मंदिर समिति के सदस्य आशुतोष डिमरी ने आरोप लगाया कि गणेश गोदियाल ने बीकेटीसी का अध्यक्ष रहते हुए कई भ्रष्टाचार किए हैं। मैं धन सिंह रावत जी से मैंने इसलिए रिक्वेस्ट की कि आदरणीय डॉक्टर धन सिंह रावत जी इस समय प्रदेश सरकार की ओर से चमोली जिले के प्रभारी मंत्री हैं और बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति का जो मुख्यालय है, जो ये मामला जुड़ा हुआ है बद्रीनाथ और केदारनाथ से जुड़ा हुआ है। समिति का मुख्यालय चमोली के जोशीमठ और बद्रीनाथ में स्थित है। इसलिए मैंने ये रिक्वेस्ट लेटर, ये शिकायती पत्र डॉक्टर धन सिंह रावत जी को इसलिए दिया कि ये बहुत गंभीर मामला है, ये मंदिर की व्यवस्था से जुड़ा हुआ विषय है, लाखों करोड़ों लोगों के श्रद्धा और आस्था विश्वास के साथ जुड़ा हुआ है और जो बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर अधिनियम 1939 है उनकी धाराओं का उल्लंघन आदरणीय गणेश गोदियाल जी के कार्यकाल के समय हुआ है। तो मैंने ये डिमांड की है। गणेश गोदियाल जी की जिम्मेदारी इसलिए ज़्यादा बनती है क्योंकि गणेश गोदियाल जी पूरी समिति को लीड कर रहे थे, आप नेतृत्व कर रहे थे, अध्यक्ष को असीमित अधिकार होते हैं और आपने एक्ट का उल्लंघन करके जो बद्रीनाथ केदारनाथ के सबोर्डिनेट टेम्पल है, ये एक्ट है, इस एक्ट के तहत 39 में बद्रीनाथ और केदारनाथ के साथ साथ पूरे 45 मंदिरों के पूजा प्रबंधन, वहाँ की व्यवस्थाओं और उसका प्रबंधन का जिम्मा बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति को सौंपा गया है। आपने इन 45 मंदिरों के प्रबंधन से बाहर जाकर के पौड़ी का एक रिमोट एरिया का मंदिर बिनसर महादेव बिनसर मंदिर में और करोड़ों रुपया खर्च कर दिया। एक्ट अलाउ नहीं कर रहा, आपने गवर्नमेंट की कोई परमिशन नहीं ली और बिना परमिशन किए हुए आपने एक्ट का वायलेशन करके। वहीं आजादी के अमृत महोत्सव पर पर्यावरण और वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वन नगर सप्ताह महोत्सव का पूरे देश में जारी है। आपको बता दें कि वहीं अब इसी कड़ी में कोटद्वार के नगर वन क्षेत्र पनियाली में वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण द्वारा कई प्रकार के पौधे रोपित कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया गया। उन्होंने कहा कि पौधे जीव सृष्टि की सुरक्षा के लिए आवश्यक हैं और कहा कि सभी लोग पर्यावरण के प्रति जागरूक हों क्योंकि हम तभी तक सुरक्षित हैं जब तक हमारा पर्यावरण सुरक्षित है। आप लोगों को जैसे यहाँ के वन के अधिकारियों ने बताया कि वन नगर करके एक नया कार्यक्रम शुरू हुआ है और उसमें कोटद्वार भी चुना गया। 75 ऐसी जगह हैं भारत में जहाँ ये वन विहार का कार्य आज हो रहा है। इसमें वृक्ष लगाए जाएंगे। हम सब जानते हैं कि
पहाड़ों में और गाँव में तो पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, लेकिन नगर कहीं ना कहीं छूटते हैं क्योंकि डेवलपमेंट के नाम पर पेड़ पौधों पर हम लोग बहुत ध्यान नहीं दे पाते हैं। इसलिए मुझे बहुत ही आज अच्छा लगा कि एक ऐसा कार्यक्रम, एक ऐसा प्रोजेक्ट भारत सरकार लेकर आई है जो कि नगरों को वन लगाने में, पेड़ लगाने में, पौधे लगाने में इंस्पायर कर रही है। और मुझे बहुत खुशी है कि इसमें आज बच्चे भी इन्वॉल्व थे कोटद्वार के, और 75 से ज़्यादा पेड़ आज यहाँ पर लगाए जाएंगे। उसके बाद उस वन विहार को डेवलप किया जाएगा ताकि वो आम आदमियों के लिए उसमें घूमने फिरने की एक अच्छी जगह बने। जैसे बताया गया, बेंच लगेंगे, उसमें पेड़ पौधे बढ़िया लगाए जाएंगे, घूमने की, वॉक करने के लिए वहाँ पर अच्छा पार्क जैसा बनाया जाएगा। तो मुझे बहुत खुशी है कि इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहे ANB न्यूज। नमस्कार।